Hello students, here our next lecture of class 7 subject science chapter 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात कर रहे थे और ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने जाना, हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम एसिड बोलते हैं, कौन से ऐसे होते हैं जिन्हें हम बेस बोलते हैं और क्या ऐसा होता है किसको हम सॉल्ट कहते हैं, ये हम पढ़ रहे थे ना। तो इसी बेसिस पे हमने जाना कि कुछ बहुत सारी चीज़ें जो कि जिनका टेस्ट सोर होता है, खट्टा जो टेस्ट होता है, उनको हम एसिड बोल देते हैं और इनके जो केमिकल नेचर है, इनके केमिकल नेचर को हम क्या कह देते हैं, एसिडिक नेचर। ओके, तो ऐसे ही हमने एक और वर्ड पढ़ा था बेस। तो यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, उनको हम बोल देते हैं बेस। और उनकी जो प्रॉपर्टी है या जो केमिकल नेचर जो उनका है उसको हम बेसिसिटी है या बेसिक इन नेचर हम उसे कह देते थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एसिड और बेस को पहचानने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि सभी के सारी की सारी चीज़ों को हम टेस्ट तो कर नहीं सकते, टेस्ट तो कर नहीं सकते। तो अब टेस्ट नहीं कर सकते तो फिर कैसे पहचानेंगे? इंडिकेटर्स, हमने कहा कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं हमारे नेचर में। तो पहला जो नेचुरल इंडिकेटर हमने पढ़ा था लिटमस, जो कि लाइकेन से मिलता है। ये जब एसिड में हम इसका टेस्ट करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस के लिए टेस्ट करते हैं तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में ये कन्वर्ट कर देता है। कौन? लिटमस पेपर, जो कि लाइकेन से मिलता है। ओके, उसके बाद हमने टर्मरिक यानी कि हल्दी के बारे में पढ़ा था कि हल्दी भी एक क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। चाइना रोज एज अ इंडिकेटर हमने बात करी थी, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक्टिविटीज पढ़ी थी, हमने बहुत सारी चीजें जानी थी और ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। अभी तक आंसर तो आया नहीं आप लोगों का। फिर हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में जाना था, और एक रिएक्शन हमने करी थी। और न्यूट्रलाइजेशन को हमने कहा था कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब भी किसी भी एसिड और बेस के बीच में हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या कह देते हैं, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। सॉल्ट, और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, इस रिएक्शन में बनता क्या है, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस with the evolution of heat। हीट के साथ, गर्माहट के साथ यहाँ पे वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में अपने आप पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे, डेली लाइफ में। एवरीडे लाइफ यानी कि डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन जो की हम बात करते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली जो बात हम करते हैं या सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारा है वो है इंडाइजेशन। तो देखिए, हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो बोलते हैं ना। इनडाइजेशन मीन्स होता है अपच, भी इसे हम बोलते हैं। अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा कि हम पढ़ के आ चुके हैं अपने लास्ट के चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करने लगता है, उस खाने को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट करने लगता है। और इसी प्रोसेस में क्या हो जाता है, इसी प्रोसेस में होता ये है कि जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि ये बॉडी में आने वाले जर्म्स को मारता है, और जो बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स हैं उन्हें भी क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, लेकिन और ये क्या करता है, इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, ठीक हो गया। बट एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2 में हम पढ़ के आ चुके थे, बट कभी कभी क्या होता है, ये एसिड क्या हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगता है ड्यू टू सम केमिकल इफेक्ट या ड्यू टू सम प्रॉब्लम। ये क्या हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में स्टमक में प्रोड्यूस होने लगता है, क्योंकि इंडाइजेशन हो जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट खाना नहीं हो पाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब होता क्या है, समटाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी ये बहुत पेनफुल हो जाता है। टू रिलीव इंडाइजेशन, इस इंडाइजेशन से रिलीफ पाने के लिए, इस पेन से रिलीफ पाने के लिए, इस एसिडिटी कहा जाता है ना, इससे रिलीफ पाने के लिए फिर क्या किया जाता है, वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो क्या किया जाता है, कहा जाता है, जैसे कभी कभी किसी को कोई बोलता है ना बहुत इरिटेशन हो रही है या बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, इंडाइजेशन हो गया है, तो उस टाइम पे उन्हें क्या दे दिया जाता है, डाइजीन वगैरह या कोई टैबलेट हम दे देते हैं, कहते हैं कि ये लो इसकी दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा, है ना। उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्या, एक बेस,
जो कि एसिड ऑलरेडी पेट में हमारे बना हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा अमाउंट में बना हुआ है, तो उस समय एंट एसिड दे देते हैं। एंट एसिड मीन्स जो एसिड के अपोजिट काम करता है, या बेस हम कह सकते हैं, वो हमें दे दिया जाता है। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो एसिड अपनी प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है, बेस अपनी प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, और फिर जो वो पेन है या जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज। अब ये क्या क्या हो सकता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये हो सकता है, जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका काम क्या होता है, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, ज्यादा अमाउंट में जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। वो खुद के इफेक्ट को फिर शो नहीं कर पाता है, तो जो इनडाइजेशन की वजह से जो पेन हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो ठीक हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज आंट बाइट। आपने देखा होगा कभी कभी चींटी काट देती है तो बहुत पेन होता है ना। तो अब उस टाइम पे व्हेन एन आंट बाइट, जब भी एक आंट बाइट करती है तो उस टाइम पे होता क्या है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड, उसकी स्ट्रिंग से निकलने वाला एक एसिडिक लिक्विड, जो कि हमने टेबल में भी हमने पढ़ा था कि फॉर्मिक एसिड नाम का एक एसिड रिलीज होता है आंट स्ट्रिंग से, तो एसिडिक एसिड को वो रिलीज करता है इनटू द स्किन, हमारी स्किन में वो एंटर करवा जाता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो इसमें इसका इफेक्ट आप कैसे कम कर सकते हैं बेटा, इसका इफेक्ट कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जहां पे आंट ने बाइट किया है, अगर इस पोर्शन में बाइट किया है, यहाँ कहीं बाइट किया है, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपने क्या कर देना चाहिए, अगर घर में बेकिंग सोडा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, एक बेस की तरह ये बिहेव करेगा, तो आप क्या कर देंगे, इसे रब कर देंगे। ठीक है, जब इसे रब कर देंगे, या कैलामाइन सॉल्यूशन अगर आपके पास है, नॉर्मली बेकिंग सोडा होता ही है, तो उसको आप अपने हाथ में रब कर दीजिए, तो ये क्या कर देता है, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, यानी कि एसिड अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा, जो कि फॉर्मिक एसिड है, जो आंट की वजह से हुआ है, तो उसमें जो पेन होता है उस पेन से रिलीफ आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। तो कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है, और साथ ही साथ बेकिंग सोडा में हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है। इन दोनों में से जो भी आपके पास प्रेजेंट है उसे रब कर दीजिए, अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है तो वहां से वो ठीक कर देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है, देखिए, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लगातार बहुत ज्यादा यूरिया खाद वगैरह खेतों में डाल रहे होते हैं, ये सोच के कि हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। जैसे जिन लोगों की ज्यादा होती है, ज्यादा लैंड जिनके पास है, एग्रीकल्चरल लैंड जिनके पास ज्यादा है, तो वो क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में खाद वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब उसके एक्सेसिव यूज से क्या हो जाता है ना, सॉइल एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक सॉइल में कोई भी फसल अच्छे से फिर नहीं हो पाती है, अगर उस सॉइल की अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी एसिडिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एसिडिक बना देता है, और प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अब प्लांट तब भी ग्रो नहीं कर पाएंगे जब लैंड बहुत ज्यादा एसिडिक हो रही है, और तब भी ग्रो नहीं कर पाएंगे जब बहुत ज्यादा बेसिक हो रही है। दोनों में से कोई भी, किसी का भी अमाउंट अगर ज्यादा हो गया तो कोई भी प्लांट वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा, कोई भी फसल वहां पे हो नहीं पाएगी। जैसे कंप्लेन करते हैं ना, लास्ट ईयर मैंने खाद डाली थी तो बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन इस बार भी मैंने डाली तो कोई फसल अच्छी नहीं हुई, खाद तो डाली है लेकिन अच्छी नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि पिछले साल भी आपने खाद डाली थी, एसिडिक अमाउंट बढ़ गया, इस साल भी आपने उतना ही खाद डाला, फिर एसिड बढ़ गया, तो अब उतने एसिड की जरूरत है नहीं। ठीक है, उतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स, नॉर्मली जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी अब इतनी जरूरत होती नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर की आप मैन्योर यूज कर सकते हैं, आप काउ डंग वगैरह का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि या तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है या बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, जिस वजह से सॉइल वहां पे उस सॉइल में प्रेजेंट जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, इट इज ट्रीटेड विथ बेसिस लाइक क्विक लाइम। तो इसमें क्या कर देना चाहिए, हमें बेसिस का यूज करना चाहिए, जैसे कि क्विक लाइम जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, और स्लेक्ट लाइम जिसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, हम इनका यूज कर सकते हैं। इनका छिड़काव हम कर सकते हैं उस खेत में, उस लैंड में जहां बहुत ज्यादा एसिडिक या
मिट्टी हो चुकी है, ठीक है। तो बोल रहा है ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर जैसे सड़ी गली पत्तियां, गोबर, काउडंग वगैरह जो होता है ना, इनका यूज हमने करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड विथ न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो और साथ ही साथ क्या होता है, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है, तो बेसिक होते अगर बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर सॉइल का हो गया है तो तब भी ग्रो नहीं करेंगे प्लांट, तो उस टाइम पे हमें ऑर्गेनिक मैटर्स का यूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, एसिड को रिलीज करते हैं, ठीक है। ये एसिड को रिलीज करेंगे तो वो बेस जो ज़्यादा हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो बेस डाल देंगे, वो बेस को रिलीज करेगा तो एसिड के कंटेंट को कम कर देगा, है ना। तो हमने कुछ इस तरीके से इनका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फैक्ट्री वेस्टेज। आपको जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है फैक्ट्री वेस्टेज। द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो एसिड को कंटेन करता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, अगर इनको वाटर बॉडी में फेंक दिया जाए, नॉर्मली फेंकते हैं, फैक्ट्री से इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जो गंदगी होती है ना, वो वाटर बॉडीज में ही डाली जाती है। अगर इनको ऐसे ही अलाउ किया जाए तो द एसिड, इसमें प्रेजेंट जो एसिड होगा, फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो भी वेस्ट है, जो भी गंदगी है, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। और इस एसिड की वजह से पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि फिश विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, पानी में रहने वाली जो मछलियां हैं या बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे, उनकी डेथ हो जाती है इस वेस्ट में प्रेजेंट एसिड की वजह से, क्योंकि वो उस एसिडिक एनवायरनमेंट में खुद को सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो इसलिए उनकी डेथ हो जाती है। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो अब क्या करते हैं, फिर इसमें पानी में बेसिक सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, उस वेस्ट में बेसिक सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, और जिससे कि वो न्यूट्रलाइज उसे कर सके, बेस का इफेक्ट भी ना हो, एसिड का इफेक्ट भी ना हो, उसे न्यूट्रलाइज कर सके। कुछ ऐसी प्रोसेसेस का यूज किया जाता है, बेस को ऐड उसमें किया जाता है, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 56। सो हेयर आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हेयर व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या क्या इस चैप्टर से पढ़ा। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से सीखी हैं, तो देखते हैं। एसिड आर सोर इन टेस्ट। सबसे पहले तो हमने सीखा कि एसिड, बेस और सॉल्ट, 3 सब्सटेंस हमारे पास होते हैं, जो कि अलग अलग टेस्ट के हिसाब से हम बता सकते हैं, और अगर हम टेस्ट के हिसाब से ना बता पाएँ तो हम किस बेसिस पे बताते हैं, इंडिकेटर्स की हेल्प से हम बताते हैं। हमने ये सीखा था, ठीक है। तो अब वही कैसे पहचानते हैं, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। अगर आप एसिड को टेस्ट करते हैं तो हमें खट्टे फील होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। और बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, और स्लीपरी या सोपी, टच करने में सोपी या जैसे साबुन होता है ना, वैसा फील इसमें आता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, उन्हें क्या कह दिया जाता है, न्यूट्रल, okay. Now solution of substances that show different color in acidic, basic and neutral solution are called indicators. तो कुछ solution, किसी substance के कुछ solutions ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक में, एसिड में अलग कलर शो करते हैं, बेस में अलग कलर शो करते हैं, और न्यूट्रल में अलग कलर शो करते हैं, तो उन्हें क्या कह दिया जाता है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मीन्स सूचक, यानी कि substances, solutions of substances that show different color in acidic, basic and neutral solutions are called indicators, okay. Now an acid and a base neutralize each other and form a salt. तो एक एसिड और एक बेस जब आपस में मिक्स हो जाता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। एसिड अपनी एसिडिटी को नहीं शो कर पाता है और बेस अपनी बेसिसिटी को शो नहीं कर पाता है, तो इस टाइप का जो सब्सटेंस बनता है उसे क्या कह दिया जाता है, न्यूट्रल सब्सटेंस। या फिर उससे जो बनता है एक नया कंपाउंड जो बनेगा उसे हम सॉल्ट कह देते हैं, ओके। मेन जो हुआ वो सॉल्ट, और नॉर्मली न्यूट्रलाइज रिएक्शन ये होती है, ओके। तो एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट. A salt may be acidic, basic
और न्यूट्रल इन नेचर। तो ये सॉल्ट जो होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। ऐसा नहीं कि एसिड और बेस मिल गया सॉल्ट बन गया तो वो हमेशा न्यूट्रल होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सॉल्ट एसिड का भी हो सकता है, एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है और बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है, ओके। तो ये हमारा चैप्टर था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमने पढ़ा, हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में सीखी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, हमें पता चला कि कैसे हम कार्ड बना सकते हैं टर्मरिक का यूज़ करके, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। आप रिवाइज कीजिए चैप्टर को, पढ़िए और क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में एक साथ हम सब करने वाले हैं, ओके। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ओके। तो ठीक है, इसके बाद हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सिर्फ चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को केयरफुली पढ़िए, समझिए और जो होमवर्क आपको दिया गया है वो कीजिए, ओके। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।